नमस्ते, मैं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 16 दिसंबर 1971 को हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया। वहाँ के लोगों को खुद मुख्तारी मिली और फिर लगातार उनके साथ हमारे अच्छे संपर्क रहे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो स्थिति निर्मित हुई है उसे देख करके ऐसा लगता है कि बांग्लादेशी बौरा गए हैं। स्वाभाविक है कि इस पर चर्चा खूब हो रही है। भारत में अन्य देशों की बजाय ज़्यादा चर्चा होती है। कारण वही है कि हमने उसको जन्म दिया या कभी हमारा एक हिस्सा हुआ करता था। लगा हुआ है हमारे साथ। पश्चिम बंगाल में अधिकांश लोगों की रिश्तेदारी भी बांग्लादेश में, इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। कई जगह हमारी सीमाएं ऐसी मिली हुई हैं कैसे लगता है कि इस घर से उस घर में जा रहे हैं। कई विवाद के कारण बांग्लादेशियों के कारण हमारे यहाँ विवाद हुए हैं। अब जो नया विवाद है उसमें जिस तरह से बांग्लादेशी भारत वंशियों के विरुद्ध या सनातन धर्मियों के विरुद्ध या भारत को पसंद करने वालों के विरुद्ध हरकतें कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे आपके मन में आक्रोश जन्म ले रहा है। मंदिरों पर हमले, पाकिस्तान के साथ उनके जो नज़दीकी रिश्ते बनते जा रहे हैं, भारत के साथ जो उनकी दूरी है, इसको लेकर के खूब चर्चा होती है। तो मन में मेरे भी ये भाव आया कि कुछ इसके एक्सपर्ट लोगों को या उन लोगों को जो ऐसे विषयों पर अपनी तीक्ष्ण नज़र रखा करते हैं, उनसे बात की जाए। इसलिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। हमारे बगल बैठे हैं श्री मनोज शर्मा जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और भास्कर के ब्यूरो चीफ रहे हैं। इस तरफ बैठे हैं श्री छेदीलाल अग्रवाल जी। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम संगठनों से जुड़कर कोरबा की और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। और किनारे बैठे हैं श्री यूनुस दनियालपुरी जी। आप श्रमिक नेता रहे हैं और वर्तमान में साहित्य के क्षेत्र में जो लोग कलम उठाकर अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, उनको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बात मैं मनोज भाई आपसे शुरू करूंगा। जो स्थिति है अभी बांग्लादेश की और भारत के साथ जो उसकी दूरी बढ़ रही है और जिस तरह की लगातार वहाँ पे हरकतें हो रही हैं, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते बड़े मजबूत हो रहे हैं बनिस्बत भारत के, और भी ऐसी हरकतें जो वो कर रहा है। क्या लगता है एक एक नज़र में आपको कि इसके लिए दोषी बांग्लादेश है कि हमारी कोई नीति? इसके लिए आप सीधे तौर पे देखेंगे ना तो जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, जो वहाँ का राजनीतिक नेतृत्व है जी, 15 अगस्त को पिछले 4 महीने करीब जब वहाँ से हसीना बेगम की सरकार को उनको हटा दिया गया जी। और हसीना बेगम ने शरण कहीं और नहीं हमारे देश में तब से ली हुई है। और चूंकि सत्ता पलट होता है तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर उनके विचारों का विरोध करने वाले, उनकी नीतियों का विरोध करने वाले ऐसी पार्टियों की ही कमान जो है सत्ता में आती है जी। मान लीजिए कि वहाँ के राष्ट्रपति अभी जो कोई जिनको नोबेल तक मिला है उनके आर्थिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम को लेकर, वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जी। और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद जो छात्र आंदोलन में शामिल थे हसीना बेगम की सरकार को पलटाने के लिए, वो लोग मंत्री भी बने हुए हैं। खास करके उनका जो प्रमुख नेता था वो तो अभी सूचना प्रसारण मंत्रालय देख रहा है, उस विभाग को वो देख रहा है जी। ऐसे में स्थिति जो है धीरे धीरे, जो मैंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर हो जाता है। हम देश के लोग या जो संगठन है वो अपनी बात मुखरता से करते हैं, मगर उसको एक नीति के रूप में, एक निर्णय के रूप में ले जाने की जिम्मेदारी अंततः देश जिनके हाथों में है उनको रहती है जी। हो ये रहा है कि वहाँ पर अब आते ही, जैसे बांग्लादेश की जो बीएनपी थी, नेशनलिस्ट पार्टी, जो खालिदा जिया जिसकी प्रमुख हैं, जिनके बेटे निर्वासित थे, कल ही उनका निर्वासन, उनके ऊपर जो एक बम कांड हुआ था जी जी। जो हसीना बेगम ने जब चुनाव की सभा ले रही थी कुछ वर्षों पर, तो बम फेंका गया था और 25-30 लोग मारे गए थे, वो बाल बाल बच गई थी। उस केस को भी खारिज कर दिया गया जी। अब वो निर्वासित जीवन जी रहे थे, वो आएंगे बांग्लादेश। तो ये पूरी तरह से जो आप शब्द समझिए नेशनलिस्ट पार्टी जी, वो एक जो राष्ट्रवाद की विचारधारा जो इन दिनों राजनीति का प्रमुख औजार के रूप पूरी दुनिया में कई जगह चल रही है। जी। तो स्वाभाविक है कि वहाँ से बांग्लादेश से जो स्थिति बन रही है वो स्थिति
हमें नहीं लगता कि वो भारत के साथ में संबंधों में बहुत जल्द वहाँ सामान्य होंगे या कोई उस दिशा में बढ़ते हुए दिखेंगे। मतलब शेख हसीना के विरोध में, शेख हसीना जो चाहती थी ठीक उसके विरोध में जा मूल वही है शेख हसीना। और दूसरी चीज एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, भारत की ओर निशाना आपने देखा, शेख हसीना सरकार के साथ में भारत के संबंध, व्यापारिक संबंध रहे हो या राजनयिक संबंध रहे हो, बड़े मजबूत रहे जी। वो एक हमारे एक तरह से जिस तरह के व्यापार का भी है, वो हमारे एक बड़ा व्यापारिक साझेदार भी रहा है जी। उसको हमारी जरूरत है जी। हमारे कारण उसकी उन्नति। बड़ा एक उद्योग वहाँ करीब जीडीपी का 12% वहाँ के कपड़ा उद्योग का योगदान है। जी। अब स्थिति क्या बन रही है, जो देखा जा रहा है, जो आर्थिक विशेषज्ञ देख रहे हैं कि अगर माहौल ऐसा ही रहा तो वहाँ से उद्योग जो है वो बांग्लादेश छोड़कर स्वाभाविक तौर पर भारत की ओर देखेंगे। और मुझे तो ये जानकारी मिली, मैंने एक दो मित्रों से भी बात की गुजरात के मेरे, सूरत में कपड़ा उद्योग के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो अपना माल अभी बनाती बांग्लादेश में है और टैग उनके लगते हैं इंटरनेशनल ब्रांड के, वो सूरत में तलाश कर रही है संभावना कि किस तरह से हम यहाँ पर मतलब बांग्लादेश से शिफ्ट होने वाले भारत तो आप ये समझ लीजिए कि जिस कट्टरवाद की राह पर और जिस आखिर डीएनए तो उसका पाकिस्तान का ही है जी। जिस तरह से वहाँ पे अस्थिर सरकारों का दौर रहा पाकिस्तान में और सैन्य शासन रहा, वैसा ही कुछ रूप जो है वो बांग्लादेश का रहा। डीएनए तो भारत का है, डीएनए तो भारत का है, लेकिन आपको बात 47 के बाद 47 के पहले दौर से जब वहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी जो बंगाल की बात हुई, अलग हुए प्रांत, और उसके बाद की स्थिति हम देखें, देखिए मुजीबुर रहमान ने जिन्होंने मुक्ति संग्राम लड़ा है ना, जो उनके नायक थे, जिन्हें 2011 में वहाँ के जब हसीना की सरकार थी तो राष्ट्रपिता का तमगा दिया गया। वहाँ के संविधान में जो है वो एक तरह से धर्मनिरपेक्षता शब्द को ही शामिल किया गया। अभी क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें हटाई जा रही हैं जी। यानी एक कट्टरता की और जो है वो देश बढ़ रहा है, बांग्लादेश बढ़ तो चला, हालात वही होगा। बढ़ गया, पाकिस्तान के लिए जो हम कहते हैं ना कटोरा लेके घूम रहा है जी, कहीं जल्दी इसके साथ ना निर्मित हो जाए। यूनुस भाई, कटोरा लेके बांग्लादेश को फिर वैसे ही निकलना पड़ेगा जैसे पाकिस्तान इस वक्त निकला। और पाकिस्तान के साथ जिस तरह का संबंध बांग्लादेश अभी निर्मित कर रहा है कि कराची से वो पश्चिम बंगाल वो समुद्र के रास्ते वो चटगांव पहुंच करके और वो पूरा सामान वहाँ से उतार करके, वो कोशिश उनकी है ये बताने की कि हमको भारत की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए वो भारतीय सामानों को भी, इंडियन प्रोडक्ट को भी वो नुकसान पहुँचाने की, जलाने की, जैसे हमारे देश में हुआ था आज़ादी की लड़ाई के समय कि हम विदेशी सामानों को जलाएंगे, उस तरह की स्थिति वहाँ पर निर्मित हो रही है। तो ये क्या मान लिया जाए कि कट्टरवाद वहाँ पे हावी हो रहा है इस वक्त? बिल्कुल सही, आपने बहुत सही प्रश्न सामने रखा है कि बांग्लादेश की आज की जो स्थिति है वो एक शर्मनाक ही नहीं बल्कि बहुत गंभीर भी है, चिंताजनक भी है जी। उसके बहुत सारे गलत तरीके के उसके रिजल्ट सामने आने वाले नज़र आ रहे हैं जी। और आज बांग्लादेश को जिस तरीके से कर दिया गया उस पर तो बाद में चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है इसके ऊपर मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसकी सारी जिम्मेदारी जी बांग्लादेश के वर्तमान जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शासक हैं और जो वहाँ की व्यवस्था है, सारी जिम्मेदारी वहाँ की है। चूँकि मामला बांग्लादेश डूब जाए या उठ जाए उससे नहीं होता है, वहाँ का जो भाईचारगी थी, वहाँ जो आपस में प्यार मोहब्बत था, वहाँ जो आपस में हिंदू मुस्लिम एक होकर के रह रहे थे, और शेख हसीना की मेहनत ने इतना ज़बरदस्त तरीके से इस भाईचारगी को मजबूत किया था जी, जिससे सबसे ज़्यादा चिंतित अगर कोई था तो हमको नज़र आ रहा है बगल में पाकिस्तान की हैसियत क्या है जी। इसका बैकग्राउंड अगर हम चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसका बाद में चर्चा किया जाएगा। तो इसके लिए जो अभी जो कुछ बांग्लादेश के अंदर नफरत की एक ज्वालामुखी पैदा कर दी गई है, मैं ये समझता हूँ
कि भारत सरकार जो गुमसुम होकर के बैठी हुई है, इसमें सबसे ज़बरदस्त रोल भारत सरकार की होनी चाहिए। भारत सरकार ने जब 1971 में बांग्लादेश बनवाया, आज़ादी दिलवाई, वहाँ के लोगों में फिर से स्टेबिलिटी लाने के लिए उनके जो नुकसानदेह खोखला करने वाली जो पाकिस्तानी यानी वेस्ट पाकिस्तान की जो ताकत थी, उसको ख़त्म करने के लिए जो भारत ने काम किया, निसंदेह उसका जितना बड़ा असर ठीक उसी तरीके से जैसे मध्य प्रदेश पहले एक था जी, छत्तीसगढ़ होने के बाद मध्य प्रदेश की आज क्या हालत है और छत्तीसगढ़ की क्या हालत है, कितना तेजी के साथ छत्तीसगढ़ तरक्की कर रहा है जी। पाकिस्तान से हटने के बाद, पूर्वी पाकिस्तान का तगमा उतारने के बाद बांग्लादेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन बीच में जो छोटा सा खालिद जिया का या खालिदा का जो एक पोर्शन आया था, उसने थोड़ा ब्रेक दिया था। लेकिन शेख हसीना ने जिस तरीके से बांग्लादेश को सिर्फ तरक्की नहीं दिया, बल्कि हिंदुस्तान के साथ एक बेहतरीन रिश्ता जो कायम किया, वो कहीं न कहीं शायद बहुत दूर तक खल रहा था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत वो पाकिस्तान को भी खल रहा था, चाइना को भी खल रहा था, अमेरिका को भी खल रहा था, तो उन लोगों को अवसर दिया वहाँ के लोगों ने। अब एक बात आती है छेदी भैया कि जिस तरह से मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ ये हरकतें हो रही हैं कि जैसे लगता है कि सबसे बड़े दुश्मन उनके वहाँ के हिंदू हैं। स्वाभाविक है कि भारत इस बात को लेकर के चिंतित तो है, और यूनुस भाई ने जो कहा बिल्कुल सही है कि इस समय यहाँ के जो हुक्मरान हैं, इनको इस पर कठोर कदम उठाने की जरूरत हुई। 71 वर्ष में अगर जरूरत पड़ती है तो जैसे इंदिरा जी ने एक बोल्ड कदम लिया था, उस तरह की जरूरत आज लगता नहीं कि भारत के लिए है कि अभी तो आपको प्रतीक्षा करने की जरूरत है। मतलब रोग और बढ़ जाए। क्या है, होता क्या है, आप केवल भारत की या बांग्लादेश की हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति तय नहीं कर सकते आप जी। आपको उसके पहले अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बनाना पड़ेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में सबसे प्रमुख जो मुद्दा है जी, वो है जो कट्टरवादी लोग हैं। वैसे भी समझ लो तलवार की जोर पर ही आगे बढ़े हैं वो जी। आज उन्होंने 56-57 देश बनाए हैं, तो तलवार के दम पर ही 56-57 देश बनाए हैं। और जो चित्र आ रहे हैं वहाँ से सड़क पे बैठा के ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाया जा रहा है, तो अभी उस काम में वो लगे हुए हैं। सत्ता में जो लोग हैं, वो लोग बांग्लादेश में सत्ता में जो है चुपचाप बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, न उनको रोक रहे हैं, न हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, न दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं जिस दिन उनका कब्जा पूरा हो जाएगा, जिस दिन उनके संविधान में जो जो बातें उनको बदलनी है वो बदलने में सफल हो जाएंगे, उस दिन आप देखिएगा क्या होगा जी। उस दिन तो बाढ़ आ जाएगी। मतलब जो मुसलमान रहेगा वही वहाँ रहेगा, गैर मुसलमान वहाँ रहेगा ही नहीं। बर्बाद होगा कि आबाद होगा वो तो बात का विषय है। अभी तो केवल एक ही विषय है कि वहाँ से जो उनके संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखी हुई है उसको मिटाना। जी, अब नहीं मिटाएंगे, लोग मिट जाएंगे तो उसके रहने से भी क्या फर्क पड़ता है। नहीं लिख के रखेंगे भी। ऐसा है, देखिए क्या है, इन्होंने बीच में जिया खालिदा ने आई थी तब उसने धर्मनिरपेक्षता को हटाया था। अभी चल रहा है वो, सुप्रीम कोर्ट नहीं हटा दिया था। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने जुड़वाया फिर जी। मतलब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जुड़वाया वहाँ के संविधान में। अभी तक वो हटा नहीं है। जिस दिन वो हट जाएगा उस दिन देखिएगा बांग्लादेश की क्या स्थिति है। अभी उनको इससे मतलब नहीं है, अभी एक ही मतलब है कि केवल मुसलमान का राज हो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में इस्लाम का राज हो। आप ये देखिए जितने भी देश से प्लान करते हैं, जिस भी देश से आदमी प्लान करता है वो मुस्लिम देश में नहीं जाता शरण लेने के लिए। मुस्लिम देश अब उसको घुसने भी नहीं देते, दूसरे देश घुसने देते हैं मानवताओं की बात करके। ये मानवता की बात नहीं करते। आज क्या हो रहा है, जर्मनी परेशान है, फ्रांस परेशान है, स्वीडन परेशान है, डेनमार्क परेशान है, वहाँ आज बम फूट रहे हैं जी। ये सब शरणार्थी बन के गए थे वहाँ। तो ऐसे ही ये शरणार्थी बन के यहाँ आएंगे और यहाँ वो उनको आने की जरूरत नहीं। यहाँ पहले से बांग्लादेशी शरणार्थी बैठे हुए हैं। जी जी जी, बांग्लादेशी शरणार्थी बैठे हुए हैं और हमारे देश के जो जयचंद हैं
वो लोग उनको आधार कार्ड, डुप्लीकेट आधार कार्ड, डुप्लीकेट राशन कार्ड, डुप्लीकेट आधार पैन कार्ड ये बना के उसको दे रहे हैं। जी जी जी। 3-4 जगह पकड़े भी गए हैं। उसमें बाकायदा बताया गया कि 2,500 रुपये लेते हैं, 5,000 रुपये लेते हैं, 10,000 रुपये लेते हैं, बना के देते हैं। वो तो सबके लिए खुला हुआ है, और नक्काली करने वाले लोग, बेईमानी करने वाले लोग तो सब तरह के लोगों को शामिल कर लेते हैं। आपको एक तरफ 3-4 तरफ से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भी बांग्लादेशी चीज़ें छोड़ दो, आप भारत की सरकार भी बांग्लादेश को छोड़ दे, जाने दो उसको, जहाँ जा रहा है जाने दो उसको। आप अपनी तैयारी करो कि आपके यहाँ जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, कहीं आपके अंतर्गत मचाने लग गए तो क्या करोगे आप? उसकी रोक का इंतजाम पहले आपको करना पड़ेगा जी। बांग्लादेश की चिंता करते करते तो आप अपने यहाँ पिट जाओगे, अपने यहाँ रुल जाओगे आप। जी जी। ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रोहिंग्या जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं, और जिसके हमारे जैसन लोग, कपिल सिब्बल सरीके जैसन लोग सुप्रीम कोर्ट जाके वकालत करते हैं जी। उनको खाली पैसा चाहिए, 15 लाख मिल गया, 20 लाख मिल गया, 30 लाख मिल गया, जाके पैरवी कर रहे हैं जी। ऐसे लोगों को पर भी आपको चिन्हित करना पड़ेगा, कैसे उनको रोक लगाई जाए, कैसे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। जी जी। भाई आपके यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आज़ादी है, कोई भी कोर्ट जा सकता है जी। और हमारे यहाँ की कोर्ट ऐसी है, फड़ाक फड़ाक निर्णय देती नहीं है जी। पड़ा रहता है मामला 20-20 साल 30-30 साल पड़ा रहता है, 50-50 साल तक फैसले नहीं होते, पेशी इधर पेशी इधर पेशी इधर पेशी। तो उसके कारण जो स्थिति बनती है, वो आज रोहिंग्या क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं जी, उनकी पहचान चालू क्यों नहीं हो रही है अभी तक? तो बांग्लादेशी भी परेशान है रोहिंग्याओं से। तो परेशान कहाँ है वो? थोड़े परेशान नहीं है ना। जी जी जी। परेशान होते तो बांग्लादेशी यहाँ क्यों आते? वहीं रुकते नहीं, ये रोहिंग्या यहाँ क्यों आते? बांग्लादेश क्रॉस करके आए हैं जी, यहाँ क्यों आते वो वहीं रुकते। जी जी जी। परेशान नहीं है जी। परेशान कौन है? जो राष्ट्रवादी विचारधारा का है, जो अच्छे जीवन के विचारधारा का है जी। इस्लाम में उदारवादी इस्लाम की विचारधारा का है जी। ऐसा नहीं है कि सभी लोग गड़बड़ हैं इस्लाम में। चलिए उस पे 15% इसमें गड़बड़ हैं जी। सूफी संप्रदाय जो है, इस्लाम का सूफी संप्रदाय जो है जी, विश्व में एक भी आदमी उसके बारे में नहीं बोल सकता कि वो गलत है करके जी। कभी हिंसा की जरूरत ही नहीं है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मनोज भाई के पास आऊँ उससे पहले आपने जो बातें कही, थोड़ा सा यूनुस भाई जी, चूंकि थोड़ा सा छेदी भैया ने उसको 2 देशों की बजाय उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह दिया, तो ये एक बात तो जो बारंबार कही जाती है, मुस्लिम समाज के लोग भी कहते हैं इस बात को कि वाकई जो दूसरे देशों में होता है उसका असर हमारे देश पर भी पड़ता है। उंगली अगर उधर उठती है तो ये लगता है कि हमारे देश में भी कई देशों से ज़्यादा मुस्लिम तो हमारे देश में हैं। तो जब ये बातें आती तो स्वाभाविक है कि आप लोग जो जिसको कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा के, कि हमारा राष्ट्र प्रथम, उस भाव को लेकर रहने वाले जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं जी, उनको तकलीफ तो होती होगी। देखिए सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ है इस देश के अंदर, जी, हमारे भारत की बात कर रहा हूँ, तो बांग्लादेश के इशू को लेकर के सबसे ज़्यादा दुखी अगर कोई है जी, तो वो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जी। इनके पास दुख जताने के सिवा कोई हथियार नहीं है जी, कि जा करके वहाँ जुल्म का जो है पर्दाफाश कर दें, ख़त्म कर दें, कुचल दें। लेकिन रोष व्यक्त करने का है जी। रोष भारत के सारे, चाहे वो कोई भी जात के, धर्म के, समाज के, पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के सारे लोग इस मामले में एकजुट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि शेख हसीना के दौर में वहाँ के हिंदू और मुसलमान एक कैसे थे जी, क्यों थे, और उससे पहले अगर नहीं थे तो क्यों थे जी। तो ये बिल्कुल ये पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर डिपेंड करता है कि कब किसको दुश्मन कर दिया जाए, कब किसको देशद्रोह का जो है तमगा डाल दिया जाए उसके ऊपर। ये वहाँ की सरकार करती है, और अब भी जो वहाँ की सरकार बनी हुई है उसके पास दूसरा कोई लाइफ पोर्ट नहीं है वहाँ के मुसलमानों को खुश करने का कि हिंदुओं को नाराज करो, हिंदुओं को कुचलो, उसके मंदिरों को बर्बाद करो, उनके ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दो। ये उनका एक एजेंडा भी सिंगल चल रहा है जी। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है
अगर इसके बैकग्राउंड में अगर मुझे आप 1 मिनट का समय दो तो मैं थोड़ा सा क्लियर जी जी कही। देखिए, जो मैं वहीं से वापस आ रहा हूँ कि ये पहले क्यों अच्छा था और आज क्यों एक बैग बिगड़ गया। जी नहीं, 1971 में जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ, उस वक्त विश्व की 2 बड़ी शक्तियां आमने सामने आई हुई थी जी। एक तरफ 7 फ्लीट लेकर के अमेरिका आया हुआ था और दूसरा दूसरे सोवियत तरफ संघ, वो लेकर के अपना पनडुब्बी लेकर के हाजिर हो गया था। जी तो वहां पर भी रशिया ने फतह पाया, जी अमेरिका को 7 फ्लीट लेकर भागना पड़ा जी और बांग्लादेश बन गया। हिंदुस्तान का उस वक्त सबसे बड़ा दोस्त रशिया था। जी इस बात का कलक जो है अमेरिका को उसी पीरियड से था जी उसकी बहुत बड़ी जो है इनडायरेक्ट हार थी। जी उसका बदला लेने के लिए वो इंतजार करता रहा 20 साल तक। 20 साल 30 साल करने के बाद उसको एक शख्स मिला, वो मिला मोहम्मद यूनुस, जी जिसको नोबेल प्राइज दे करके पाल पोस करके उसको बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से सजा करके अपने पास उसने रखा। जी 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 और रखने के बाद वो मौके का इंतजार हो रहा था कि कब रशिया से हिंदुस्तान के रिश्ते कमजोर पड़े जी और कब बांग्लादेश के अंदर अटैक करने का इनडायरेक्ट हमको मौका मिले। जी इसने इस चीज को इनकैश करने के लिए वहाँ जो खुराफात, धार्मिक, सामाजिक, पॉलिटिकल, जिस बात को भी कह लीजिए, वो करके उन्होंने अपने मिशन को अमेरिका ने कामयाब किया और बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट किया। जी। ये अमेरिका की सबसे बड़ी जीत रही और रशिया की सबसे बड़ी हार रही। और उसमें भारत की- पाकिस्तान की कट्टरवादी तंजीमें जो है वो भी उनके साथ लगी थी। पाकिस्तान को कमलेश भाई मैंने कभी ताकतवर या उसको उसकी वक़्त को कभी मैंने मंजूर नहीं किया बाय हार्ट जी, एंड सोल। जी। वो किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं आता है। जी। ना वहाँ इंसानियत है, ना वहाँ हुकूमत है, ना वहाँ फौजी ताकत है, वहाँ कोई चीज़ है ही नहीं। अगर कुछ है तो शैतानियत है, हैवानियत है और नीच से नीच किस्म के जो है पॉलिटिक्स अगर दुनिया में कहीं देखने को मिलेगा। हमने आपके चैनल पर कई बार कहा था इस बात को कि अगर हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान के मुसलमान का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो पाकिस्तान है। जी। यह मैंने आज कोई नई बात नहीं बिल्कुल कही। बिल्कुल कहा है हमने। और हम उसको वैल्यू भी नहीं देते, कोई गत का ही नहीं है। वो तो अफगानिस्तान से भी गया गुजरा, नेपाल से भी गया गुजरा देश है। बार बार उसका नाम लेकर के हम उसके कद को ऊंचा कर रहे हैं। तो अमेरिका अपने मिशन में पूरी तरह पास हो गया, इसलिए कि अमेरिका को सबसे बड़ा डर जो है चाइना से ज़्यादा इंडिया से है। जी। कि हिंदुस्तान की शक्ति जो है बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप कर रही है, आगे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ चाइना, तो दोनों को सधाने के लिए, दोनों के कद को कम करने के लिए इन्होंने एक कदम चलाया। जी। अब वो ये चलाया कि बांग्लादेश उनको वो सेंटर पॉइंट मिला जी। जहाँ पर उन्होंने तख्ता पलट, और तख्ता पलट होता है तो सब कुछ होता है, नफरत भी होती है समाजी तौर पर, राजनीति तौर पर, धार्मिक तौर पर। जी। और ये बांग्लादेश और हिंदुस्तान के लोग बड़े धार्मिक आस्था वाले हैं, जी। बहुत भड़क जाते हैं धर्म के नाम पर। जी। तो वो भी इसी तरह से भड़का है वो जी 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 बांग्लादेश का बिल्कुल, आदमी। बिल्कुल, जी तो जी। मैंने जो सच्ची बात कहनी थी कि इसका बैकग्राउंड हिंदुस्तान के को किसी तरीके से कमज़ोर करना, चूँकि रिश्ते सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के अगर किसी से बने थे तो भारत के साथ बने थे। जी जी जी। और तरक्की में सबसे बड़ा अगर बांग्लादेश का हाथ था तो भारत के जरिए हाथ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक, मनोज भाई आपकी तरफ आता हूँ। यूनुस भाई ने जो तस्वीर बनाई है वो बिल्कुल मुझे भी लगता है कि बिल्कुल तस्वीर वैसी ही। जो हालात आज की तारीख में बांग्लादेश के हैं, क्या वो यूनुस को इस्तेमाल करके अमेरिका अपनी हरकतें कर रहा है, या चीन को भी कहीं मौका मिल गया है, पाकिस्तान को भी मिल गया है मौका? तो बांग्लादेश का जो वो वर्ग जो पढ़ा लिखा है, जो संघर्ष देख चुका है पहले का भी, जिसने वो दिन जो जलालत की ज़िंदगी जी 71 के पहले की, उसको ये समझ में आज नहीं आ रहा तो कल तो आएगा फिर। समझ में तो बहुत कुछ सबको आता है जी। चीज़ ये रह जाती है कि कितने साहस के साथ में वो अपनी आवाज़ को उठाता है, या फिर जब वो आवाज़ उठा रहा है जी। तो क्या कोई उसकी सुनवाई है या न कारखाने में तूती की आवाज़ है। जी। अभी ये देखा जा रहा है कि ये जो उदारवादी या जो सोच या है उसको लेकर अगर वो बात उठाते हैं तो हम अपने भारत में भी देखते हैं, तुरंत ठप्पा लग जाता है उसके ऊपर कि आप देशद्रोही हैं, जी। गद्दार हैं। तो आवाज़ को वो अपनी चुप कर जाता है। एक चीज़ तो ये है, उन आवाज़ों को
सबसे बड़ा चीज क्या है, कोई आवाज कोई विचार पहुंचाने का संचार क्रांति के दौर के बाद सबसे बड़ा यही है। जी ये इन विचारों को पहुंचाता है और वो मीडिया पहुंचाता है। बिल्कुल सही। मीडिया के मालिक आप अभी देखिए जिस तरह की स्थितियां भारत बांग्लादेश में, मेरा ये मानना रहा है, पढ़ी हुई बात है, इतने सालों जी हुई बात है कि हम जर्नलिस्ट योद्धा नहीं हैं, जी हम प्रहरी हैं। जी मगर आज जिस तरह की बहस, जिस तरह के लेख, जिस तरह की चीजें आ रही है, भूमिका बदली हुई लगती है। ऐसा लगता है कि वो युद्ध का मैदान है, उसका वो योद्धा है। जी जी वो एक पक्ष पे खड़ा हो जाता है। जी मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी बातें भी कह रहा हूँ, है ना। तो कहने की बात है कि उन उदारवादी ताकतों की आवाज़ें अभी मंद पड़ी हुई है, या तो वो बोल नहीं रही क्योंकि उनके सुनने वाला, और अगर वो बोल रहे हैं तो उनको दिखाने वाला, उनको छापने वाला वर्ग जो है, सत्ता की हनक के कारण, सत्ता की धमक के कारण, और मीडिया मालिकों के जो अपने हित जुड़े हैं उसके कारण वो आवाज़ें आम लोगों तक पहुंचती नहीं है। बहुत सी दोनों तरफ की बात हो रही है। अभी एक मैं आलेख पढ़ रहा था जिसमें एक स्टडी के बाद बताया गया था कि बांग्लादेश का मीडिया वहाँ पे, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या कोई और आउटलेट हो, वहीं भारत का मीडिया, दोनों के अंदर राष्ट्रवाद का ऐसा उभार चढ़ा हुआ है, वो करीब करीब एक तरफा बातें हो रही है। जी इस स्थिति में जैसे यूनुस भाई ने कहा, उन्होंने एक अलग पक्ष रखा, जो आज सच्चाई है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद में तमाम दुनिया के बड़े देशों के हित जो है, वो उनका टकराव जो है वो अपनी जगह है, और वो अपने हिसाब से उस चीज़ को लंबी दूरी से देखकर कि हाँ ये मौका है। जी क्योंकि अमेरिका को भी ये मौका इसलिए मिला क्योंकि यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हुआ अभी, तो ये मौका मिल गया उन्हें। जी और इस वजह से, और देखिए भारत का भी जो रुख रहा है जी, पाकिस्तान एक जगह पे था ही था, बांग्लादेश एक जगह पे था ही था। अब रही बात राजनीतिक नेतृत्व की, त्रिपुरा के अगरतला में क्या हुआ, बांग्लादेश में अभी जो चल रहा है, उससे हटकर उसके बावजूद जो है वो हमारे विदेश सचिव हमारे देश के कल सोमवार को जी जो है विक्रम मिस्त्री, वो बांग्लादेश जा रहे हैं चर्चा के लिए। जो जानकार है, ब्रह्मचेलानी जैसे लोग, राज चेंगप्पा जैसे लोग जो अंतर्राष्ट्रीय विषयों के जानकार हैं, लिखते रहे, उनका कहना है कि जब मोहम्मद यूनुस वहाँ पे भारत विरोधी स्टूडेंट के साथ में बैठकर ये सोच रहे हैं कि उसका जवाब कैसे दें, जब वहाँ पर निरंतर जो है वो सनातनी मानने वालों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में बातचीत करने के लिए जाने की आवश्यकता क्यों है करके मेरा अपना मानना है, जितनी कुछ समझ है कि भाई कम से कम बड़े होने के बावजूद, हम हर तरह से सक्षम होने के बावजूद हम उस बातचीत के टेबल पे जाने की कोशिश करें, ताकि कल को अगर कोई सख्त कदम उठे तो ये ना कहा जा सके कि हमने, और इसीलिए जो है हमारे विदेशी सचिव, मैं सहमत हूं कि उनको जाना चाहिए, कूटनीतिक चाल भी होती है ना, तो वो जा रहे हैं, मगर जानकार कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, सही समय नहीं है। तो ये परिस्थितियां हैं। इन स्थितियों में जो है कि थोड़ा संयम की जरूरत कहीं ना कहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये जानने के बावजूद, क्योंकि देखिए वहां से जो आप ये सोचिए, ये जो तंदूर है ना, उस तंदूर के अंदर उन भावनाओं को ये अचानक से नहीं होता है जी। हाँ, पूरी योजना बनती है लंबे। वहाँ पे खालिदा जिया जो या उनकी पार्टी या दूसरे लोग कर रहे थे, जब वो देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ उस तरह की वहाँ पे जो हो रहा है अल्पसंख्यक की बात, तो वो क्या विचार उठा रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा हो रहा है, पहले उसको सुधारें। अरे भाई तू अपनी चिंता कर, हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक जैसे मान लीजिए यूनुस भाई भी हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि और उससे ज़्यादा जिस पूरी दुनिया में अगर कहीं आगे बढ़ने का, अच्छा जीवन जीने का अवसर है तो भारत में ही है। जी जी जी। मगर वो तंदूर जो वहाँ दहकाया गया था, उसका लावा बाहर निकल के फूट रहा है। बहुत आसान या बहुत सरल नहीं है उसको समझना। जी जी। मगर एक चीज जरूर समझ में आती है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सत्ता हासिल करने की, जी, ये सबसे बड़ा कारण है। वो सब जगह है, और यही कारण है, हर देश में यही सबसे बड़ा कारण है जी, जो किसी भी देश के स्वरूप को तय करने या बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। चलिए भैया,
अब ये जैसे मनोज भाई ने कहा कि हालात ऐसे हैं, कुछ उसके जो जानकार लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, उन लोगों के हिसाब से अभी हमारे देश को बातचीत की पहल नहीं करनी चाहिए, फिर भी हो रही है। क्या अब हम ये मान लें, हमारे कहने से तो कोई मानने वाला नहीं हो, तो ऊपर वाली है तो विचारों की बात है, कि बड़ा होने के नाते हमको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए अभी? मैं तो पहले कहा जी अभी समय आया नहीं है। जी आपको अपनी आंतरिक स्थिति को पहले संभालना चाहिए। जी आपके अंदर घुसे हुए बांग्लादेशी घुसपैठी है, जी आपके अंदर घुसे हुए पाकिस्तानी घुसपैठी है, जी। आपके अंदर घुसे हुए हैं रोंगड़िया, और जब भी इनको निकालने की बात होती है, तभी यूनिस भाई ने कहा ना कि यहाँ के मुसलमान भी परेशान हैं। मैं आपको 2 ईद की नमाज की बात बताता हूँ, जहाँ तकरीर की गई और उनको तकरीर में बोला गया हम रोहिंग्या मुसलमानों के साथ में हैं, हम बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ में हैं। ये कहा गया, तो अभी थोड़े कहा गया है, आज से 5 साल पहले कहा गया। वो पहले आज की बात, थोड़ी आए, ठीक है। आज थोड़ी आए जी, वो। जी, जी। आज तो उनकी संख्या बढ़ गई, इसलिए वो झंझट दिख रहा है। जी पहले थोड़ी संख्या थी, जी थोड़ी संख्या थी तो चुपचाप बैठे हुए थे। जी आज उनकी संख्या बढ़ गई तो वो सब जो भी हरकतें कर रहे हैं सब कर रहे हैं। इसमें मैं फिर इस बात को बोल रहा हूँ, मुसलमानों में सब मुसलमान खराब नहीं है, मुस्लिम धर्म खराब नहीं है, पर उसमें जो एक बात कही गई है शैतान की परिभाषा आज तक डिक्लेयर नहीं की गई। जी शैतान वो काफिर को मानते हैं, काफिर कौन है उसकी परिभाषा डिक्लेयर नहीं की गई। जी इसके कारण भ्रम की स्थिति पैदा होती है, और वो जो कट्टरपंथी जो आतंकवादी है, कट्टरपंथी जो हथियारों से अपना बल प्रदर्शन करते जी। हैं, हथियारों के दम पर अपनी चलाना चाहते जी। हैं, वो उसी को बोलते हैं कि कुरान में ये लिखा है। जी नहीं, वो तो उस विषय पे तो खैर यूनुस भाई बता सकते हैं कि क्या काफिर का क्या हाँ, मतलब होता है। हाँ। थोड़ा थोड़ा क्लियर कर दीजिए उसको, क्योंकि इस मामले में जब कई बार बात होती है तो काफिर का कुछ और मतलब है, लेकिन कहा कुछ और जाता है। हाँ सुन लीजिए जी देखिए क्या है कि आज लोग जी जानते उनते एक शब्द नहीं है कुरान के बारे में जी लेकिन रेफरेंस कुरान का देते हैं। जी इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं लेकिन रेफरेंस इस्लाम को देते हैं। जी आतंकवाद का इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है लेकिन इस्लाम से जोड़ते हैं, जी। क्योंकि मीडिया आपके हाथ में जी। है, आपके हाथ में शासन, आपके हाथ में सब कुछ है। नहीं, वो हरकतें जिसको- करने वाले भी ऐसी हरकत हाँ, करते हैं कि मन उधर जाता है। अब आइए, हरकतें भी, नहीं जी, जो जी। सच्चाई है उसकी जी। तरफ तो आना पड़ेगा। ये जी। एक शब्द था जी, कि काफिर। जी काफिर का कुरान में साफ साफ ये मतलब लिखा हुआ है, इनकार करने वाला, जी नहीं मानने वाला। जी यानी ईश्वर पर जो ऑलमाइटी, जो वेद के अंदर जिस ईश्वर की परिभाषा जी। है कुरान में भी वही ईश्वर की परिभाषा है। जी। उसको नहीं मानने वाले को कहा कि ये कुफ्र है, यानी इनकार कर रहा है, और काफिर यानी ये इनकार करने वाला है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। जी। नास्तिक हो जो कोई किसी खुदा को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, जी। लेकिन आप जबरदस्ती थोप दें किसी शब्द को किसी के जी। ऊपर, और इसके लिए मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल ओपन तैयार हूँ। तो ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात है कि शैतान, ये शैतान लफ्ज जो है वो वही है जो इंसान को सही रास्ते पर नहीं आने देता है, इंसान को सही रास्ते से भटकाता है, जो दुश्मनी पैदा करता है उसको शैतान कहते हैं, और कोई चीजें नहीं है तीसरी जबरदस्त। मतलब जैसे हम लोग राक्षस बोलते हैं वैसा मान लिया जाए। बस कोई इसका कोई दूसरा माने नहीं है। जिहाद के माने भी लोगों ने अपने मतलब से जो चाहा गढ़ लिया, हाँ, जिहाद जो को चाहा भी बक दिया, जी। जहां चाहा इस्तेमाल कर दिया, समझ रहे हैं। तो उसको क्या धर्म युद्ध कहते थे? क्या कुछ था? नहीं है, जिहाद के सबसे बड़ा जिहाद माना गया है, जी उसकी परिभाषा कि तुम अपने अंदर खुद से लड़ो, अंदर के शैतान से लड़ो, जी अंदर की गलती से लड़ो, अंदर के जुल्म के साथ जो है तुम मुकाबला करो, इसका नाम है जिहाद। सबसे बड़ा जिहाद है, अकबर उसका नाम दिया गया। ये अकबर वो मुगल बादशाह ये लोग समझ लेते हैं जी। कि वो अकबर हो गया, जी। नहीं, अकबर के माने होते हैं सबसे बड़ा। जी तो सबसे बड़ा जिहाद यह है कि आप खुद से लड़िए, खुद को जो है मतलब जो बुराइयां हैं अंदर की उनसे बस लड़िए। वो जिहाद अकबर है। और जिहाद के माने ये हरगिज नहीं है, चूंकि मैं भी सुनते सुनते थक गया हूँ। जी। ये जिहादी, तो ये इस्लामी आतंकवाद, तो ये फलाना, जो मुंह में आता है जिसको, आज कुछ आपको जवाब देने वाला कोई है नहीं, जी। क्योंकि आपके पास सब कुछ है, ताकत आपके पास है, हुकूमत आपके पास है, मीडिया आपके पास है, लाठी चाल सब कुछ आपके पास है। जी, जी। तो जितना बोलना है वो बकते चले जाइए, आदमी जी। चुपचाप सुन रहा है।
जी जी तो ये परिभाषा जो है आपको मैं बड़ी ईमानदारी के साथ बता दिया जी। कि भाई साहब ने जो 3 शब्द इस्तेमाल किया था, जी। तीनों का मैंने जवाब दे दिया, लंबा देने का जरूरत नहीं है। जी जी नहीं ठीक है, वो आप चूंकि 60 में मैं भी जवाब दे दूं इनका। जी, बिल्कुल दीजिए। जी जी 60 में जवाब दे देता हूँ। जी जिहादी जिसको ये बोलते हैं, जिहाद, जी सही परिभाषा दी है इन्होंने, जी गलत परिभाषा नहीं दी जी। है। पर जो आतंकवादी हैं, जो ताकत के बल पर, बमों के बल पर, बंदूक के बल पर अपनी चलाना चाहते हैं, वो जिहादी बन जाते हैं। कहते हैं हम अपने नहीं, लोग, जी। मेरी बात सुन लीजिए आप जी। पूरी, उसके बाद आप बोलिएगा जो भी जी। है। वो जिहादी बन जाते हैं। हिंदुस्तान में इतने निर्दोषों का कत्ल उन्होंने किया, एक भी मुस्लिम संगठन ने, एक भी मुस्लिम आदमी ने उनका विरोध किया? जी। एक भी मुसलमान ने कहा हम उसको इस्लाम से बर्खास्त करते हैं? नहीं कहा जी किसने? एक भी नहीं कहा। अरे किसने ऐसा किया, वो नाम भी तो बताइए। अरे मेरी बात सुनिए ना, नाम तो फिर इंटरनेट से निकालना पड़ेगा। नहीं, अरे ये इतने इसने इतने बोल सालों के से जो तो भागी। कत्ल हो रहा है, भाई साहब, कश्मीर में कत्ल हो रहा है, बाकी भाई- जगह कत्ल भाई हो रहा साहब, सुनिए। है, इसके बाद आप बोल रहे किसने नहीं, कहा? भाई साहब सुनिए, हाँ। आप तिल को तार बना के पेश न करें। कश्मीर में कितने हिंदू मारे गए? और लाखों हिंदू मारे गए, 5 लाख हिंदू वहां बिल्कुल- भागे हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल भागे हैं, भगाए नहीं, गए भाई। मस्जिद चलिए से, चलिए मस्जिद से, चलिए भाई, चलिए भाई, सुनिए सुनिए, मैं ऐसा कहता हूँ, मैं छेदी भैया की बात और यूनुस भाई दोनों जन की बात को एक साथ जोड़ रहा हूँ। क्या अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर के पिछले लगभग 1 सप्ताह से पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, विशेष करके उत्तर भारत में मुस्लिम समाज के लोगों को इस मामले में जैसी एक भूमिका आदमी ने निभा- विरोध नहीं सुनिए, किया है जैसी बांग्लादेश की भूमिका- घटना का, एक भी आदमी ने निंदा जो नहीं की है। जैसा विरोध खाली करना गलत चाहिए। किया इतना बोल कर रह जाते हैं। नहीं ठीक, फांसी पर ठीक, लटकाओ ठीक, क्यों नहीं ठीक, बोलते? ठीक, ठीक, सरतन से जुदा करो क्यों नहीं बोलते? मैं वही कह रहा था हाँ? कि क्या यूनुस भाई इसमें थोड़ी चूक नहीं हो रही है? नहीं, मैं बता दे जी। रहा हूं आपको। देखिए, हम जब आवाज उठाते हैं जी तो मेरी आवाज को नक्कार खाने में तूती की आवाज बना दी जाती है। जी हमारी आवाज फैलाई नहीं जाती है। जी। हमारे पास कोई मीडिया है नहीं अपना। जी। हमारे पास कोई संगठन, कोई मुस्लिम, कोई कम्युनिटी की कोई पार्टी नहीं है मुसलमानों की। जी। एक भी पार्टी है तो उसका नाम बताइए। लेकिन सोशल मीडिया पे तो हैं आप, सुनिए, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीजें जो सो- डाल सकते हैं। अब देखिए, उस पे, जैसे जी। आज मैं एक यहाँ मिनट एक- में 50,000 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, खेदी किस साहब- ताकत पे इकट्ठे होते खेदी साहब हैं? सुनिए। वही मीडिया की ताकत पे इकट्ठे होते खाली हैं। कश्मीर का राग अलापने से नहीं चलेगा आपको। हिंदुस्तान के अंदर कितने मुसलमान मारे गए वो आप बताइए, नाम बताइए ना। अरे मैं दो आपको- चार मुसलमान नाम नहीं, बताइए, मैं बताता हूँ। कैसे मारे गए, क्यों मारे गए? मेरा आग्रह है कि हाँ। हम बांग्लादेश वाली बात जो कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है यूनुस भाई कि जिस तरह से ठीक है हमको लोग नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमारा धर्म तो बनता है कि हमारे देश का जब मसला होता है तो देश वाली बात जब आती है तो धर्म की बात नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही। जी, तो अब मैं यहाँ मुस्लिमों को ऐसे आंदोलन में साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। संदेश अपने आप जाता है कि हाँ भाई हम सब एक साथ। आज मेरे भाई जी। आपने मुझे बुलाया। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल, हुक्म ये तो दिया। ये तो प्रमाण है। जी आप इससे बड़ा हमसे क्या सबूत चाहते हैं? जी नहीं कोई हम जी हम तो ये कह रहे हैं कि हम वार्ता के फेवर में नहीं है बांग्लादेश से। हमारा तो ये कहना है कि अटैक करो। अगर इंदिरा गांधी होती जी तो आज अटैक करके वो फैसला करती होती। जी समझ गए? जिसको आप जिस नाम से आज पुकारते रहिए, समझ रहे हैं, चूंकि पार्टी आप ही के हाथ में है, जी उन्हीं का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन है हमारा कसूर निकलेगा। जी। तो वो वाली बात छोड़ करके बात किया थे, ईमानदारी की बात यहाँ करने के लिए हम लोग बैठे हैं। जी। खाली जो एक तरफ फोकस मार मार करके झूठ मूठ का बोल करके अपने गाल को बजा करके हम सही नहीं हो सकते। जी। फैक्ट इज फैक्ट आफ्टर ऑल। सच्चाई को कोई इनकार नहीं कर सकता है। बांग्लादेश के अंदर जो है, हिंदुस्तान के सारे, आप उर्दू पेपर तो पढ़ते नहीं है। जी। उर्दू अखबार, चूंकि उनके पास वही एक छोटा साधन है, जी। उनके जो है संपादक या जो उनके अखबार के जो कुछ हैं, उसके अंदर जो कुछ आ रहा है वो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ हो रहा है, बांग्लादेश के सरकार के खिलाफ हो रहा है, बांग्लादेश की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ बातें हो रही है। आप मौका दीजिए, हमको बुलाइए, पब्लिक मीटिंग में बोलिए। जी। हम आपसे ज्यादा बांग्लादेश की जो है शिकायत करेंगे, कुर्बानी देने के लिए तैयार है बांग्लादेश के लिए। जी जी मैं थोड़ा थोड़ा इसी एक विषय में मिनट, जी जी एक जी मिनट, एक बात और रख देता हूँ मैं। जी बांग्लादेश में आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। जी एक भी मुल्ला ने, एक भी मौलवी ने, एक भी काजी ने, एक भी उलेमा ने उसकी निंदा नहीं की।
उसको नहीं कहा उसको फांसी पे लटका दो? नहीं, वही मतलब- अनुज भाई कह रहे हैं कि कर भी रहे हैं तो पता ही नहीं लग रहा है अरे ना तो लोगों को। हिंदुस्तान में भी जी। तो वही चल रहा है, बलात्कार कर रहे जी, हैं, लोकेश पे सब कर रहे हैं। जी क्या है देखिए, जी मतलब ये बलात्कारियों का समाज बनाना चाहते हैं मुसलमानों को। जी। एक भी बलात्कार की निंदा नहीं करते ये लोग। जी मतलब अभी- बलात्कारियों अभी- जैसा अभी समाज इस- बनाना इस- चाहते हैं इस- मुस्लिम इस को। मामले में जो फुरफुरा समाज, क्या क्या बोला जाता है उसको, जो पश्चिम बंगाल में जिनकी तादाद बहुत है, जी उसके जुड़े हुए लोगों ने पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट किया। अच्छा और जी, बताओ, जी, हिंदुस्तान में ये लोग अहमदिया को मुसलमान नहीं मानते? जी इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उसका आह्वान कर दिया कि ये मुस्लिम नहीं है, जी भाई और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया उन्होंने। आप हिंदू मुसलमान छोड़ करके आप बांग्लादेश पर आइए ना। अरे जी, बांग्लादेश जी, की बात कर रहा हूँ, हाँ, बताइए ना, आपने निंदा की क्या? जी। बांग्लादेश में जो बलात्कार हो रहा है उसकी निंदा की क्या आपने? एक बात- उनको फांसी पे लटकाया जाए ये कहा क्या आपने? अरे नहीं मेरे कहा। भाई, आप सिर्फ फांसी पर बोल रहे हैं। हाँ। हम तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को ही खत्म कर दिया जाए। अरे खत्म क्यों कर दिया जाए भाई? क्यों हम वो जो बदमाश लोग हैं उनको क्यों लाएंगे हम अपने यहाँ? अरे लाने हम तो यहाँ से बदमाश लोगों को निकालना चाहते हैं। जी जी अरे मेरे आप जो लोग जी बंदूक के बल पर, बम के बल पर जो शासन करना चाहते अरे, हैं, हम उनको निकालना चाहते हैं। एक बात और इसमें आती है मनोज भाई, कि हम सिर्फ मुस्लिम समाज की बात करते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग, मैंने इस प्रश्न को किया और दिखता भी है वो, मैं भी कहता हूँ इसको, जैसा उनको आगे आना चाहिए नहीं आ रहे हैं। मुझे बहुत सोच विचार करके मुझे मालूम था कि यूनुस भाई इन सब विषयों पे बहुत बेबाकी बात करते हैं। मैंने इनसे बात की और मुझे मालूम अगर 10 लोगों को फोन करता तो 9 लोग इनकार कर देते कि भाई इस विषय पे मैं बात नहीं करूंगा। जी। ऐसे लोग कोरबा में भी है, हमारे छत्तीसगढ़ में। ये तो इनके छोड़ दीजिए, बांग्लादेश के मामले में हिंदू मुसलमान को छोड़ करके आप यहाँ के जो दूसरे सियासी दल हैं, वो चाहे कांग्रेस के हों, सपा हो, बसपा हो, और भी जो दल हैं, उस दल के लोगों की, नेताओं की जो भूमिका होनी चाहिए वो देखते हैं आप? है कहीं जरा मैं यहाँ भी देखिए, वहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान की देखिए, बात ये इनके देखिए, दिमाग में चल दो रहा चीज़ें। है, बात- मतलब यहाँ के सियासी दलों के बीच में। ये बात जो टोटल, ये ना एक बड़ा डिजाइन फार्मूला है। जी आप समझिएगा इस चीज को। आप जब दूसरे सियासी दल की बात कर रहे हैं, हमारे अपने शहर में एक प्रदर्शन हुआ, जी किस राजनीतिक दल ने उसका नेतृत्व किया? क्या किया किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं किया। नहीं किया ना। जी मगर एक विचारधारा से जो प्रभावित है, उस विचारधारा से संबंध है, उसको एक सनातनी नाम देकर उस विचारधारा के लोगों ने किया, जी प्रदर्शन किया, हमने भी समर्थन दिया, हमारे समाज के लोग भी थे, है ना। मगर राजनीतिक दल अपने नफे नुकसान क्या, चाहे वो कोई भी हो, हाँ, सब उसका कोई पहले भी क्या रखते हैं? राजनीतिक दल हो, जी। अगर आप इधर बात करते हैं कि विपक्षी नेताओं ने नहीं कहा, तो ये बता दे कोई कि भाई चलो सत्ता में जो बैठे हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती, किसी और की जिम्मेदारी बनती है, उनके राजनीतिक दल के पदाधिकारी को तो वो संवैधानिक बाध्यता नहीं है विचारों को व्यक्त करने में। क्या उन्होंने कहा? जी। नहीं कहा। दूसरी बात, जब हम समाज की या धर्म की बात कर रहे हैं, तो क्या सारे के सारे गुनाहगार एक ही धर्म, एक ही फिरके या एक ही समाज में है क्या? हाँ, वो तो- क्यों? जी जी अगर बलात्कार की मैं 10 घटनाएं गिना सकता हूं, अरे और छोड़िए, आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं हम, जो केस हुआ अंबिकापुर में, जी जहां एक मुस्लिम सिपाही की पत्नी और बच्ची बच्ची को को जाकर काट दिया एक गया। हिंदू ने जाकर काट दिया। अपराधी अपराधी है, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा अगर कल्पना कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए इसको, कि पीड़ित पक्ष किसी और धर्म का रहता और अन्याय करने वाला या अत्याचार करने वाला कोई और धर्म का रहता, तब किस तरह की आग लगती? माहौल बदल जाता है। क्योंकि जिस वर्ग से ये समझ, आज सबसे ज़्यादा, सबसे पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है हमारा किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने कहा ना, ये तंदूर खौलाया जाता है, ये भावनाएं डाली जाती। कितने इतना आसान है आज एआई से किसी चीज़ को कन्वर्ट कर। अभी हमने देखा कि मौलाना जी को जो है सुनील सोनी जी पप्पी ले रहे हैं, साफ दिख रहा है भाई एआई फैब्रिकेटेड है। मगर हमारा दिल ये जानता है, इतने हजारों वीडियो चाहे ये इस तरफ जिनको याद चाहे नहीं, इस तो तरफ, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, विधानसभा का उपचुनाव, उसकी बात आप कर रहे हैं। सुनील सोनी भारतीय जनता हाँ, पार्टी के प्रत्याशी थे, वो वाला प्रचार और एक के दौरान, मुस्लिम को हाँ, पप्पी लेते दिखाया गया था, है ना, उसकी बात करें। जो उन्होंने मिला और उन्होंने बात कहा कि भी ये गलत है, और वो तो पहली नजर में जो जानकार। तो हमको ये समझना होगा कि ये जितना माध्यम हमारी मदद का है,
जी। उससे कहीं ज्यादा बड़ा रूप इसका इस तरह से जिनको अपने राजनीतिक हित साधने हैं, सत्ता के लिए वोटों की एक पूरी की पूरी नर्सरी तैयार करनी है, वो उसका उपयोग कर रहे हैं। जी जी चाहे वो फिर यहाँ भारत की बात हो, चाहे वो बांग्लादेश की बात हो। बांग्लादेश में भी वही हो रहा है भारत के खिलाफ। जी वहाँ पे भी ये, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वहाँ के हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, तो वो बात कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। जी इस तरह की इतने घिनो कई ऐसी जो है फैक्ट चेकर्स जो हैं, वो साइट्स हैं जो काम कर रहे हैं कि भाई ऐसी चीज़ें आती हैं, उनको बताते हैं। सभी मीडिया हाउस जो है वो अपनी एक ठोक कॉलम, चाहे उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, उस पर ये रहता है कि फैक्ट चेक का, कि क्या ये सही है और क्या गलत है। तो इस चीज़ को समझना होगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ कहीं छुपी रह सके। लोग ये बोलते हैं कि भाई ये आ गया, इसको बैन कर दो, सरकार बैन लगा। अरे भाई, जब तेरे डिब्बे में आ गया वो, तो अब काहे का बैन होगा? किस तरह से बैन होगा? जी जी। लाखों करोड़ों मोबाइल में जो चीज़ पहुंच गई, दूसरी तरफ बोलेगी क्या आपको इसने बताया, क्या सरकार ने इसमें किया? अरे गजब की कहानी चल रही है और लोग प्रोवोक हो रहे हैं। लोगों को उस तरह धकेल के प्रेरित करने की जो कोशिशें चल रही हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चूंकि और दूसरी एक बात है, राजनीतिक वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ये बताया गया कि जब हम बात करते हैं कि ये हमारे करीबी, तो बांग्लादेश में क्या बताया गया कि हमारे जो पीएम मोदी हैं, उनकी जो है वो हसीना बेगम की सरकार के साथ इस सरकार की निकटता है जी। और औद्योगिक लाभ लेने के लिए मैं किसी समूह पे उंगली नहीं उठाऊं, मुझे नाम लेने से भी गुरेज नहीं, मैं अदानी समूह का नाम भी लेता हूँ। क्यों श्रीलंका में उनका नाम आता है? क्यों बांग्लादेश में भी उनका नाम आता है? क्यों और कहीं किसी देश में उनका नाम आता है, किसी और उद्योगपति का नाम नहीं आता? वहाँ पे वो मुद्दा है। चाहे कहीं बिजली खरीदी का मामला हो, चाहे श्रीलंका में पनबिजली घर लगाने का मामला हो। तो ये पूरे के पूरे उपक्रम में हम जैसे लोग जिनकी भावनाओं के साथ में अगर हमने सही ढंग से उसे विश्लेषित नहीं किया, आज एक गठजोड़ चल रहा है। भाई एलानिया हो गया एलन मस्क आज वहाँ का। आप कह लीजिए कि वो ट्रंप का अदानी है, या हम यहाँ कह लें कि अदानी जो है यहाँ मोदी का एलन मस्क है। जी जी जी, सही तो ये जो हित है, तो व्यापारिक और राजनीतिक हितों ने जो है वो सत्यानाश किया हुआ है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अब ये जो बीच में जो बोलते हैं ना कि एक हाथी को कोई चींटी जाके चुटकी काटे, वही स्थिति होती है। अभी बांग्लादेशी जो हमारे देश में आ गए, श्री भूमि में जा करके उन्होंने जो नौटंकी की, 3 दिन तक वो नाटक करते रहे और भी कई हरकतें उनकी हैं। खदेड़ दिया उनको, हाँ ठीक है, खदेड़ दिए, लेकिन वो अपनी तरफ से तो ये जो उचकाने की इनकी कोशिश हो रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये बात भी निकलनी चाहिए जो आपने कहा यूनुस भाई ने भी, कि हमको हमारे देश के हुक्मरानों को थोड़ा सा कठोर भी होने की जरूरत है। वहाँ सिर्फ एक सनातन की या मुस्लिम समाज की या ईसाई समाज की बात करने की बजाय ये बात की जाए कि ये भारत है, इसमें सब धर्म के लोग हैं। तुम्हारे यहाँ अगर हमारे देश के किसी धर्मावलंबी के धर्म को मानने वालों के साथ अगर कोई जाति होगी तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। तो इस तरह की बात तो करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। देखिए, फिर मैं वही बात बोलूँगा जो मैंने पहले कही थी जी, कि ठीक, अंदर वाली बात छोड़ दिया। बांग्लादेश के साथ अभी कुछ भी करने का समय आया नहीं है जी। आप उसका इंतजार कीजिए। ये मतलब मोदी लोग है। अभी और बढ़ने दे। हाँ, मोदी है ये। जी। मोदी है। मोदी सबको ठीक करना जानता है और वो बांग्लादेश को भी ठीक कर देगा। पाकिस्तान को ठीक कर दिया ना जी, बांग्लादेश को भी ठीक कर देगा। अब यूनिस भाई की 2-3 बातों का जवाब मैं दे दूं, जी क्योंकि बीच में टोकता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं टोका नहीं। जी। यूनिस भाई ने कहा कि हम सारे के सारे परेशान हैं जी, मुसलमानों से, बांग्लादेशी मुसलमानों से, रोहिंग्या मुसलमानों से, पाकिस्तानी मुसलमानों से परेशान हैं। जी एक भी आवाज़ कभी किसी ने उठाई क्या? नहीं उठाई। जी दूसरी बात, ये जो गजवा हिंद की बात करते हैं, जी, गजवा हिंद, इसके बारे में कभी विरोध किया क्या? जरूरत नहीं है, नहीं करनी चाहिए बात। तीसरी बात, इनके कुरान में ही लिखा हुआ है, इनके हदीस में ही लिखा हुआ है, इनके जो जहाँ से ये लोग केंद्रित होते हैं वहाँ के जो भी आप मुखिया बोल लो, मौलाना बोल लो, वहाँ जो भी सुल्तान है वो बोल लो, वो बोलता है जिस धर्म के लोग
जिस पशु की पूजा करते हो उसको सम्मान देते हो, आप उसको मत खाइए। जी। यहाँ गाय खाते हैं, जी गाय खाते हैं यहाँ। जी। हम लोगों को चिढ़ाने के लिए गाय खाते हैं, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गाय खाते हैं। जी क्यों खाते हैं गाय? ऐसे बोलिए। गाय की जगह दूसरा जानवर को भी खा सकते हैं, खाए ना जानवर को, कौन मना करता है? इस विषय में मैं इस विषय में कह दूं कि औरों की बात मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे कई कार्यक्रम में यूनुस जी ने आके उसका हवाला दिया है कि हमारे यहाँ मोहम्मद साहब ने क्या कहा है गाय के मांस के बारे में। इनका तो आर्टिकल कई बार छपा है जिसमें इन्होंने बताया है कि ये लिखा गया है कि ये नुकसानप्रद है, इसको खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है, धर्म के हिसाब से नहीं, सेहत के हिसाब से नुकसानदायक है। ये बातें तो बताइए यूनुस भाई आप। जी नहीं मगर क्या है, देखिए बीफ की बात आती है ना, ये भी प्रोवोक करने वाली बात है। मुस्लिम खाता है, मुस्लिम मारते हैं। अरे गोवा में किसका रेस्टोरेंट था जहाँ पर बीफ की वानगी बिक रही थी, जी जिसका विवाद हुआ? क्रिश्चियनिटी या बहुत से शुरू से बोल रहा हूँ, कुछ जयचंद हैं हिंदुस्तान में अभी। जयचंद अकेला था, अभी जयचंद बहुत हो गए। अरे भारत से सबसे बड़े एक्सपोर्टर जो है बीफ का, वो भारत है। मैं प्रतिबंध लगा दीजिए। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, दिल्ली में जो इकट्ठा 3200 टन गाय का मांस पकड़ा गया, कौन था मालिक उस पे? तो पंडित जी थे। शंभू पंडित। बात करते हैं हम लोग। कितना अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, जयचंद लोग कुछ है ना भाई, अभी भाई, 11 साल नहीं है। जयचंद बोल करके आप नहीं भाग सकते। सुनिए, नहीं भाग रहा हूँ मैं, जयचंद को भी काटना है हमको, मेरे मालिक छोड़ना नहीं है जयचंद को। अरे मेरे जयचंद को भी हमको भगाना है यहाँ से। सुनिए, हिंदुस्तान का भी हिंदुस्तान बनेगा। सुनिए ना, अब थोड़ा सा सुन लीजिए। भारत में जो बीफ का, गाय के मांस का जो एक्सपोर्टर सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर भारत है विश्व में। अभी 1 नंबर पे है। अरे अभी दूसरे नंबर पे नहीं, अभी 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे, अभी 1 नंबर पे है। सुनो ना मेरे मालिक, सबका मालिक ब्राह्मण है। हम अल बकर बॉम्बे का, मैं खुद जाकर के देख के आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, नाम रख दिया अल बकर, नाम रख दिया अल कबीर, अरबी नाम रख दिया। पूरे अरबियन कंट्री में होता है, वहां तो गाय मिलती नहीं है, समझ रहे? और पूरे दुनिया में गाय का मांस खाया जाता है। आपके बोलने हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। अरे पूरी दुनिया की बात नहीं करता मैं, हिंदुस्तान की बात करता हूँ। प्रतिबंध लगाते हैं ना, हिंदुस्तान की बात करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब मैं मैं भारत पूरी दुनिया की बात नहीं करता। मुसलमान को गाय का मांस छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना? अरे मैं आपको बताइए आप। अरे सुन तो लो, दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करोगे आप? आपकी बात को सुन जी, 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 बड़े जी। प्यार से मैं जवाब दूंगा। सुनिए जी। भारत में क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरे दुनिया में गाय को प्रतिबंध लगा देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भारत में तो खास करके भारत के अंदर मुसलमान के प्रतिशत गाय का मांस खाता है? आपको कुछ पता है कितना परसेंट? 100% खाता है। अभी हल्ला मत आप भी कीजिए। खाते होंगे। अरे बेकार की बात मत किया कीजिए। हाँ। आप थोड़ा सा औकात में बात किया कीजिए। सुनिए, हाँ हाँ, नहीं औकात में हम लोग पहले- अभी तक नहीं, करते हैं। 1000 साल से हम लोग औकात में बात कर रहे जी थे। जी 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 1000 साल से अपन को यही सिखा रहे व्यक्तिगत हो थे। रहा है, व्यक्तिगत पे personal हो व्यक्तिगत पे जाएगा ना ये। जाए, व्यक्तिगत पे ना विचारधारा का जाए। टकराव, एक विषय की बात कर रहे हैं, जी, जी, जी। वहाँ ये विचारधारा का सीधा टकराव हो रहा ये है। हम जान रहे हैं, लेकिन उसका तो व्यक्ति का भी नहीं क्लियरिफिकेशन है। जरूरी है। थोड़ा 1 मिनट मेरे को दे दीजिए टाइम। जी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी शख्स नहीं मुसलमान बोलता है कि गाय का मांस खाना चाहिए, और ना धर्म के अंदर, न कुरान और हदीस में लिखा है कि खाना पड़ेगा। हराम नहीं किया गया, जैसे सुअर का गोश्त हराम नहीं किया गया, बकरे का नहीं हराम किया गया, हराम नहीं किया गया। लेकिन इसके बारे में जब मैंने, हम क्या बोलते, जबकि कमलेश भाई ने कह दिया, हदीस जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जो है खुद अपना बयान उन्होंने बयान कर दिया। अब मेरे कहने का ये मतलब है कि खाते कितने हैं, नहीं खाते हैं, मुसलमान का नाम खाली आएगा, हम तो जानते हैं। वो तो आपके पास अब दूसरा कोई नाम ही नहीं, आदिवासी, क्रिश्चियन। काहे का आदिवासी? हिंदू है वो। आप आदिवासी बोल के भटकाना चाहते हो, अरे वो तोड़ना तो- चाहते हो हमको। अरे मेरे मालिक, अरे वो हिंदू है, अरे आदिवासी आप- नहीं है वो। अरे कपड़ा- नहीं हिंदू है। लेकिन खाते हैं उनका गजब कि आपको क्या मालूम है कौन कौन खाता है? जी। आपको क्या मालूम है? ABCD नहीं जानते हो? हाँ, ABCD आप ही जानते हो भाई, हम लोग नहीं जी। जानते। इस मामले में- 1000 साल तक ABCD हमको ही आपसे सीखी है। अरे चलिए, 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 जी, 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 1000 जी। साल और 2000 साल को छोड़िए ना जी। आप भाग भाग के बांग्लादेश से भाग के फिर आ जाते हैं मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तान। आप अरे कुछ बांग्लादेश नहीं। में जो कर रहे हैं मुसलमान ही कर रहे हैं।
हिंदुओं के साथ जो कर रहे हैं मुसलमान ही कर रहे हैं। अरे तो जी, जी। 35 साल से बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान क्यों नहीं हो रहा था? किसमें 35 साल से हुआ है? उस समय मीडिया इतना तगड़ा नहीं था जो बता देता। अरे अब ये देखिए, मीडिया तगड़ा नहीं था। यानी जी, जी, जी। आप मेरे को बता दो हसीना क्यों भगाया आप वहाँ? अरे बाबा वही तो 35 साल जो मैं बोल रहा हूँ कि 30-35 साल तक जो शेख हसीना रही है। 35 साल नहीं, बीच का जो जिया काल का काल है उसकी बात करो ना। अरे वो तो 50 साल हो गया भाई। हाँ। यार तो ये आपको हाँ। भी पता नहीं है कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ? उन्हें अरे छोड़ो ना, कब आजाद हुआ? उसको आजाद कराने वाले काम है। एहसान फरोशो तुम लोग। चलिए यहाँ का मुसलमान एहसान फरोश है, उसका उदाहरण एहसान फरोश है। नहीं भाई साहब, देश के सबसे बड़े दुश्मन आप जैसे लोग हैं। बिल्कुल है ना, देश के- है ना, हम दुश्मन है ना। मुझे लगता है हाँ। यूनुस भाई और हम सबसे बड़े दुश्मन हैं देश के। और सबसे बड़े वफादार हिंदू मुसलमान लोग हैं यहाँ के। हैं हम सबसे हाँ। ज्यादा वफादार हैं। चलिए कुल मिलाकर अभी जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, ये जो चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं ना, ये उसका एक नमूना है। कई जगह इस तरह की बातें हो रही हैं, अपने अपने जो जिसकी जानकारी जैसी है, जिसका जैसा मत है, जैसा वो उसके विचार है, उसके हिसाब से इस पर चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर अभी ये मुद्दा नहीं है जो ये जिस तरफ हम लोग बहस कर रहे गाय हैं। भैंस पर चले जा अभी रहे हैं। इस पर बात करने की बजाय हमको बात ये करना है कि हमारा राष्ट्र कैसे सबल हो, भारत कैसे मजबूत हो, और उसमें कहीं जो कमी है उस कमी को दूर करने का प्यार से क्या रास्ता निकल सकता है। मुझे लगता है इसकी जरूरत है आज की तारीख। कुछ लोग जो निकाला था, 15% सुनिए। हैं, भाई, मुसलमानों में जो 15% है वो लात के भूत है, बात से नहीं मानते हो। अरे उनकी बात से उनको समझ में नहीं आता। जूता मत निकालिए फालतू। अपने औकात, अपने तमीज से बात करना सीखिए। उन 15% लोगों का समर्थन कर रहे हैं आप। आप लात की आप बात चलिए, 15% लोगों का समर्थन कर रहे हैं। आप लात की चलिए, बात 15% को मारेंगे मैं आप। जूते की बात करूंगा। 15% को लात मारेंगे। चलिए, इसका मतलब आप चलिए। 15% लोगों का समर्थन कर रहे हैं। 15% मुझे लगता है हाँ। फिर वही बात मैं आप लोगों से आप आग्रह करूंगा। 15% लोगों का समर्थन कर रहे हैं, आप लोग ऐसी बात जो इस न देश में करें। बम फोड़ रहे हैं, आप लोग जो इस ऐसी- देश में गोलीबारी कर रहे आप हैं। लोग ऐसी बात न करें कि जो मुझे मजबूर होकर के कार्यक्रम को या तो समाप्त करना पड़े, या तो फिर एक बार तो देख लिया लोगों ने, दूसरी बार मैं नहीं दिखा पाऊं। तो इस तरह की बातें करने से कहीं ना कहीं हमारे बीच का भाईचारा टूटता है। तो बेहतर है रहेगा भाईचारा। जी, जी। गंगा बेहतर- जमुना के भी तभी तो बता देंगे जी। हिंदुस्तान हिंदू तो चलिए, तहजीब बता देगा चलिए, इनको। चलिए, कुल मिलाकर ये एक भी बता दे उदाहरण। हमें आपको गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, काहे की तहजीब? सब हमारी है। हाँ। जी। गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, हम सब की है, हम सब सोमनाथ की है, का हम मंदिर सब- भी हमारा है, राम मंदिर भी हमारा है, वक्फ हिंदू बोर्ड भी को सारा हमारा है, अधिकार दे दिया है। सब कुछ हम हमारा ये है। वक्फ बोर्ड को सब अधिकार दे दिया है। सब कुछ भारत का है, सब हिंदुस्तान भारत को अपना बना लेगा वक्फ बोर्ड। हम भारतीय चलिए, सब एक चलिए, हैं, हम सब चलिए, एक हैं। चलिए। भारतीय नहीं है। इस मामले में एक बात कह हाँ। रहा हूं। चलिए, थोड़ा- चलिए, थोड़ा- चलिए, चलिए। हाँ जी। देखिए, हम ये कह रहे थे, जी। जो आपने सॉल्यूशन पूछा था, तो आपको याद होगा कि जब श्रीलंका में भारतीयों के साथ जुल्म हुआ था आज से 30 साल पहले जी, लगभग, तो राजीव गांधी ने जी, अपने फोर्स के साथ जाकर के श्रीलंका के अंदर इंटर किया था, याद कीजिए। जी, बिल्कुल। याद- जाफना में और शांति है सेना- ना, जाफना शांति में। सेना गई थी। और उसके बाद जो है वहाँ के हालात को कंट्रोल कर दिया गया। जी, मैं इस बात का सहमत नहीं इस बात से कि हमको इंटरवेंस नहीं करनी चाहिए बांग्लादेश में। हमको खामोशी के साथ अभी इंतज़ार करना चाहिए। इंतज़ार करते करते समय ख़त्म ना हो जाए जी। कि हम इंतज़ार ना कर पाएँ। इसलिए अभी जो हमारी प्रतिनिधि मंडल जो है भारत की तरफ से बांग्लादेश गई है या जा रही है, जी, वो बहुत सही काम किया जा रहा है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। जी। इससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों पर भी असर पड़ेगा, और वहाँ जो अभी जो ये दंगे फसाद और गलत तरीके के जो सारी कार्रवाइयाँ हो रही जी। है, उस पर अंकुश लगने का पूरा चांस है। इसलिए कि आज की तारीख में हिंदुस्तान कोई मामूली ताकत वाले मुल्क नहीं है। जी, हिंदुस्तान के हमारे जो है लीडर या हमारी हुकूमत की एक लफ्ज़ जो है खामोश, हम ठीक है, हम इनके ऊपर मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसे गवर्नमेंट बात है, वहाँ जो जा रहा है वो मोदी ही जा रहे हैं, जी, समझ रहे हैं जी। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश के अंदर लोग चिंतित नहीं हैं, और वो बहुत जल्द इस बात का सॉल्यूशन निकालेंगे। और ये इंटरनेशनल जो इंटरवेंशन जो शुरू हो गया है, जी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरे दुनिया के अंदर जो चल रहा है, वो भारत, बांग्लादेश और भारत को सब, ये सारा मिशन है भारत को कमज़ोर करने का भाई साहब। जी, और इसके अंदर मुझे बोलने नहीं दीजिए कि इसमें जो है वेस्टर्न मीडिया और अमेरिका
उसका ये हित है कि बांग्लादेश से दूर किया जाए, चूंकि वहाँ वो एक बहुत बड़ा बेस बनाना चाह रहा है। कौन जी। चाह रहा है? अमेरिका। बांग्लादेश के अंदर अमेरिका। जी। इसकी मुखालफत भारत ने भी किया जी कि वहाँ पर नहीं बनना चाहिए किसी भी। हाँ, वो तो एक हिस्सा था, शेख हसीना ने इनकार किया। है ना? जी जी तो ये हमारा कहना है कि ये इसका भुगतान जो है शेख हसीना को भुगताना पड़ रहा है कि वो वहाँ बेस जो नहीं बनने दिया, उससे अमेरिका ने वहाँ अफरा तफरी करके अपने आदमी को ले जाके वहाँ बैठा दिया है। जी बैठा देने के बाद वहाँ स्थिरता का कायम बरकरार न रह सके और हिंदुस्तान भी इस मामले में परेशान हो जाए। तो हमारी तरक्की, बांग्लादेश की तरक्की, दोनों को बाधित करने के लिए ये तीसरा जो चाल जो इन्होंने चला है, इसको अगर हम समझें तो मैं समझता हूँ कि हम सफल होंगे। और जो हमारे प्रतिनिधि गए हैं वहाँ, ये बिल्कुल सही जा रहे हैं। बिल्कुल इनका जो कदम होंगे, अभी प्यार से जा रहे हैं, उसके बाद डांट पड़ेगी, उसके बाद हथियार से होगा। तो चरम राइज जो है शुरू से कहीं से करना पड़ेगा। जी। खामोश होकर बैठ के खाली गाली देने से और जुलूस निकालने से थोड़े कुछ हो जाएगा। जी। आपको प्रैक्टिकली आपको फील्ड में आना पड़ेगा। तो जी, जी, मेरा ये अपनी राय थी जी। जो मैंने आपके सामने पेश की। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पक्ष हैं। सरकार अपना काम अपने ढंग से करे। अब थोड़ा सा और क्लियर हमें- कर दूं इनकी बात हमें- को मैं। नहीं, उधर न जाएं, जो जिस विषय पे हम नहीं, लोकल नहीं, करने लगते वो हैं, उस पे उसी नहीं। बात पे मैं क्लियर कर दूं थोड़ा जी सा। जी ये बोलते हैं हम पूरी तरह हिंदुस्तान के साथ हैं। जी मुसलमानों की यहाँ कोई पार्टी नहीं है। पार्टी होती तो हम उस पार्टी के साथ होते। पार्टी तो थी इनकी, कांग्रेस थी पार्टी। कांग्रेस ने इनको वक्फ बोर्ड दिया, इतने सारे संरक्षण दिए, इतने सारे सब काम दिए। इन्होंने छोड़ा क्यों कांग्रेस को? इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, इससे कांग्रेस की आज ये गति हो गई। जी। मुसलमान अगर कांग्रेस को नहीं छोड़ते तो कांग्रेस की गति नहीं होती। तो आप ये कह रहे हैं मुसलमान कांग्रेस के साथ चले जाएं? नहीं, इसको जहां जाना है जाए। मुसलमानों की हमको चिंता नहीं है। मुसलमानों का वोट हिंदू को चाहिए भी नहीं। जी, पार्टियों को चाहिए, पार्टियों को चाहिए। प्रजातंत्र में सुनिए ना, सुनिए ना, प्रजातंत्र में बहुमत की राय मानी जाएगी ना। बिल्कुल, बहुमत के हिसाब से कानून बनेगा ना। जी हिंदुस्तान बोलता है इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करो, जी वोट गिरवा लो। जी वोट ज्यादा गिरेंगे, बना दो हिंदू राष्ट्र। राज्यसभा में बहुमत था, लोकसभा में था, करवा लेते हिंदू राष्ट्र को। अरे इस समय भाई, कोई मेरी सरकार बात सुनो को ना। देते। कैसी बात करते हैं फिर बिहार? वही मैं बोल रहा हूँ, राष्ट्र- कुछ जैसे अभी भी बच्चे हुए नहीं, हैं ये हिंदुस्तान कहने में। से नहीं होता था। हाँ, होता है। देश तो होता है। चलेगा। अगर मैं बोल दूंगा संविधान के आप हिसाब से, बोलोगे। तो कांग्रेसी घोषित कर देंगे। सुनो ना। आप कांग्रेसी हो करके। मेरी बात सुनो ना। ऐसा नहीं अभी है। अभी अगर इतना मेरी ही- बात सुनो ना। ये देखिए मेरी यही बात है सुनिए ना। कि आप बोले मुसलमान 10 साल आप राज में बाकी रहे, का क्यों नहीं जो किया है, आपने? बाकी का जो है वो हमारे साथ आ जाए। जी हिंदू वोट, ये 80-20 की राजनीति है। कह के जो बोला ना अभी, अब 20 नहीं चाहिए, हाँ 80 चाहिए, मगर उस 80 के कारण ही उनमें जो समर्थन नहीं मिला। और रही बात बहुमत की, तो ये तो समझना पड़ेगा कि 35% टोटल मतदाता जो है, टोटल वोट करने वाले हैं, उनका 35% का ही जो है ना वो हासिल होता है बीजेपी को। जी आपकी विचारधारा या किसी और विचारधारा की बात ये है, मैं कब ये समझूंगा कि मैं पहले इंडियन हूँ, मैं पहले भारतीय हूँ, या मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, मैं पहले हिंदू क्यों हूँ, मैं पहले ईसाई क्यों हूँ, मैं पहले मुसलमान क्यों, और थोड़ी सी अगर बात का हिंदू फर्क के है। बाद बात मैं का कहीं फर्क है। ब्राह्मण कहाँ हूँ, मैं पहले बनिया क्यों, मैं पहले हाँ, अरे मैं ये पहले बात है। भारतीय कोई क्यों नहीं बोलता है? हाँ, यही जरूरत है। बोलिए ना, तो- पहले तो भारतीय, यही उसके बात बाद बोलने की में जरूरत है। और जबरदस्ती जो है, अगर आप बोल रहे हैं कि बंदूक की चीज, आप भी बंदूक टिका के बोलना चाहते हैं, बोल इसको। बोलेंगे ना, आवाज एक जो समय है, आएगा अगर आवाज हमारे यहाँ की भी बात है, उग्रवादी क्यों? संगठन कर तैयार हो रहे हैं। जमाते एक समय हिंद है आएगा ना, जब क्या बंदूक वो की संगठन नोक का पर नाम जमाते हिंद है ना? करवाएंगे हम इसे। जो बड़ी उदारता के साथ में जाता है, बात करता है, कितने लोग उसकी बात को सुनते हैं? जी सही बात कर। संगठन जो है मुस्लिमों का ही संगठन है ना, जो राष्ट्र, वो तो अपने मुस्लिमों से भी गाली खाता है, हाँ, राष्ट्रवादी, और इधर से भी उनको सफलता नहीं मिलती है। जी हाँ। समझना कैसे होगा। मिलेगी? अगर बात राष्ट्र की, छद्म राष्ट्रवाद की बात मत कीजिए, ईमानदारी से देश का साथ दीजिए। और सबसे पहले मेरे धर्म से, मेरी जाति से पहले मेरा देश है, और उसके बाद मेरे लिए मेरी मानवता और इंसानियत है। फिर मैं गुजरात, पहले मेरा देश है। जी तो पहले सबसे मेरा पहले, देश है। सबसे सबसे पहले मेरा देश है। कहा, हाँ। हाँ, जी
मगर सबके आप सब इसके मुंह से करवा दो ना, सबसे पहले मेरा देश है। क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? इसको इसके मुंह से करवा दो ना। उनके मुंह से क्यों कर रहे हैं? सरकार आप घोषित हमको कर बोल रहे हैं रहे तो हैं। घोषित हिंदू करने के राष्ट्र लिए है, आने सरकार दो घोषित कर बहुमत। दे। अभी बहुमत आया नहीं क्यों है, नहीं चलिए चलिए अभी आया नहीं है बहुमत, चलिए, बहुमत चलिए। आने दो। अब हमारा राज्यसभा में बहुमत आया नहीं है, समय समाप्ति की ओर है। एक बात पानी एक बात दीजिए, जी। पानी पिलाइए इसको एक पहले। बात बहुमत आया नहीं है। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि राजनीति को अपनी तरह से अपनी जो राह है उसकी चलना चाहिए। केंद्र सरकार अपने हिसाब से चल रही है। हमें आपको भी एक माहौल जो आपस में भाईचारे का बना करके और उसके विरोध में स्वर बुलंद करने का है, वो भी हमको करना चाहिए। सरकार अपना काम करे, हम और आप अपना काम करें, और इससे उसमें इस तरह की बात ना है कि हमारे आपके बीच में जो प्रेम है वो खंडित हो। पहले हम लड़ लें बाहरी शक्ति से, आपस में कहीं कोई चीज़ है तो उसको बैठ करके उसको घर का मामला है निपटा लेंगे। लेकिन सबसे पहले वो जो कहा जाता है ना कि युद्ध हुआ था महाभारत, उसमें एक समय ऐसा आया कि दुर्योधन को कुछ लोगों ने पकड़ लिया। तो युधिष्ठिर ने एक ही बात कही थी कि हम 500 अलग अलग हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर आक्रमण करने आए तो हम 105 हो जाएं। तो आज 105 होने की ज़रूरत है। बांग्लादेश, पाकिस्तान व वो मुल्क जो भारत के विरोधी हैं, भारत को आंखें दिखा रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए हम सबको एक स्वर में एक सदा बुलंद करनी होगी, और कर रहा है देश। ये स्वर और तेज होना चाहिए। जब ये तेज होगा तो ये बांग्लादेश कहीं हमारे सामने नहीं लगते। यही एक भाव हमारे आपके सबके मन में रहना चाहिए। चलिए, मुद्दे की बात कहीं विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत क्या कहें, बहुत बहुत धन्यवाद गर्मा गर्म बात करने के लिए। और कुछ चीज़ें ऐसी इसमें आई हैं जो हो सकता है किसी को तकलीफ पहुँचे, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। उसको अदरवाइज मत लीजिए। ये भावनाएं प्रकट करने का एक प्लेटफार्म है, तो स्वाभाविक है कि भावनाएं कभी कभी थोड़ा सा आजू बाजू भी चली जाती हैं। उसमें किसी को आहत करने के लिए नहीं, बल्कि यह उद्गार है, निकल जाते हैं तो निकलना भी चाहिए, जरूरी है। आप भी निकालिए तो इसको। ले लेना। जी। यूनिस भाई में थोड़ा सा परिवर्तन आया है, थोड़ा सा भारतीय बने हैं ये जी। पूरी तरह जिस दिन भारतीय बन जाएंगे उस दिन सारा हिंदुस्तान ठीक हो जाएगा। चलिए, बहुत अभी बहुत पूरे भारतीय नहीं बने। जी। जिस दिन ये 15% की आलोचना करने लग जाएंगे उस दिन पूरे भारतीय बन जाएंगे। फिर वो बोलेंगे जी। छेदी लाल से ज्यादा बड़ा, ज्यादा सही, ज्यादा सच्चा भारतीय मोहम्मद यूनुस है। हाँ, है। चलिए, इसी बात पे यूनुस जो है पाकिस्तानी नहीं है। कभी नाम बोले वो मोहम्मद यूनुस है। 15% लोग जो बदमाश लोगों का समर्थन करते हैं। ये मोहम्मद जी। यूनुस को बांग्लादेश भेज के देखो आप। जी। सुनो, आप जाओ ना, कौन रोकता है आपको? अरे उस मोहम्मद चलिए, यूनुस को चलिए, निकाल के चलिए, बाहर फेंक चलिए। देगा ये अरे नहीं यूनुस। फेंकेंगे वो, नहीं चलिए, फेंकेंगे वो। चलिए। आप भेजिए। नहीं फेंकेंगे, मैं बता रहा हूँ, जाओ ना आप। चलिए, आप विराम। मूर्ति लगाएंगे हम यहाँ। आप वहाँ शहीद हो